जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग ने 220 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इससे आगे वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो यूथ कंपटीशन का हम लोग बुक को सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप यूथ कंपटीशन देख रहे हैं इसमें से जो पेपर में आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप तक इससे पहले के क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर को अभी स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर को यहाँ से पढ़िए और इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप उसको पहले वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद रोकिए, फिर से उसको सॉल्व करके तब फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 से 221 क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ये इतना क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले में बहुत सारे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑप्शन क्या दिया, ओम्स लॉ पे, क्या है ओम के नियम पे कार्य करता है, तो नहीं, बिल्कुल ओम के नियम पर कार्य नहीं कार्य करता है। बी क्या दिया है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, क्या है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से काम करता है, नहीं। सी ऑप्शन दिया है कि यानी किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार करता है। जो डी ऑप्शन दिया है कि फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बिल्कुल सी जो डी ऑप्शन दिया है कि फैराडे इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 221 का डी ऑप्शन हो जाएगा। फैराडे लॉ जो डी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि जो 221 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर को पढ़िए, 222 नंबर को 222 क्वेश्चन नंबर को पढ़िए। कह रहा है कि द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन इज टू यानी जब पर्पज ऑफ कोर, जब हम लोग कोर को लेमिनेट करते हैं तो उसका मेन पर्पज क्या होता है कि देखिए, जब हम उसको पतले पतले लेमिनेट करते हैं, लेमिनेशन की मोटाई कितना रखते हैं, करते क्यों है, हम लोग एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करते हैं। जो एडी करंट लॉस है, इस एडी करंट लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट की मोटाई कितना रखते हैं, 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक रखा जाता है। ठीक है, 35 से 50 यानी 0.35 से 0.5 mm के बीच में लेमिनेशन की मोटाई रखी जाती है। और लेमिनेशन करने से लेमिनेट जब कर देते हैं तो एडी करंट लॉसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया है, इसको इसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, तो 222 का जो ऑप्शन दिया है कि रिड्यूस द कॉपर लॉस को कम करने के लिए। जो बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज द वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है रिड्यूस द आयरन लॉस, तो जी हाँ यहाँ पे डी सही होगा। कैसे आयरन लॉस, आप तो कहेंगे कि आयरन लॉस कैसे होगा, आप लोग तो एडी करंट को पढ़े तो आपको पता था कि जो एडी करंट है यानी आयरन लॉस जो है वह दो प्रकार का था, एडी करंट और हिस्टेरिसिस। तो आपको एडी करंट न दे के क्या दिया है, डायरेक्ट आयरन लॉस दिया, तभी तो हम इसको कर सकते हैं कि जो अगर एडी करंट यानी लेमिनेट कर देने से क्या होगा कि एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट होगा, जो 222 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 222 का क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि आयरन लॉस ही दो प्रकार का है, एडी करंट और हिस्टेरिसिस, इसमें कोई दूसरा लॉसेस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए, 223 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। 223 क्या दिया है, करा ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन बी यूज एज, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या थी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये M2 ग्रेटर देन N1, V2 ग्रेटर देन V1, E2 ग्रेटर देन E1। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। यहाँ से अगर I1 की बात करेंगे, जो I1 होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, I1 हमारा जो होगा ग्रेटर देन I2 होगा। ठीक है, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जब भी से आप बात करेगा तो 223 नंबर के क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन दिया है कि मोटर के रूप में, डीसी जनरेटर के रूप में, सी ऑप्शन दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में, जो डी दिया है अल्टरनेटर के रूप में। तो 223 का जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर की तरह हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे कि जिस साइड का अगर ट्रांसफार्मर लिए, देखिएगा इसको समझिए थोड़ा सा कैसे कर रहे हैं हम लोग।
मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, इधर की वाइंडिंग और इस साइड की वाइंडिंग, ये N2 है और ये N1 है। ये मान लीजिए अगर ये N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है, तो ये स्टेप अप की तरह कार्य करेगा। यानी इधर से हम लोग सप्लाई दे देंगे, इधर से जब सप्लाई देंगे, इधर से हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, तो एक का किस तरह से कार्य करेगा, स्टेप अप की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें, इस साइड सप्लाई से जोड़ दें और इस साइड अगर आउटपुट लेने लगे, इस तरह आउटपुट लेने, तो यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, यानी N1 कम है, तो यहाँ किस तरह से काम करने लगा, स्टेप डाउन की तरह काम करेगा, स्टेप डाउन की तरफ। तो एक ही ट्रांसफार्मर है जो उसको हम लोग स्टेप अप की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टेप डाउन की तरह से प्रयोग करते हैं, बस उसके सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग को ध्यान में रख कर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 223 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि 223 का जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 224 को पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 224 को पढ़िए और इसको बताइए 224 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए, इफ द सेकेंडरी टर्न ऑफ द ट्रांसफार्मर आर द डबल एंड द सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज इज द रिड्यूस टू द हाफ, देन ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। यदि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरों की दोगुना कर दिया जाए, यानी अगर आपको फॉर्मूला हम बताए थे के बराबर क्या था, N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2 बराबर E1/E2 बराबर के था, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला को रखिए कि कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरों को दोगुना कर दिया जाए, चलिए हम यहाँ पर रखते हैं इस वाले फार्मूला में, द्वितीयक फेरा यानी प्राइमरी सेकेंडरी फेरा क्या N1, द्वितीयक फेरा N2, अब इसको दोगुना कर देंगे तो 2N2 लिख सकते हैं, अपान N1 लिखेंगे इक्वल टू, द्वितीयक फेरा को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए। द्वितीयक फेरा को दोगुना किया जाए और प्राथमिक वोल्टेज को आधा किया जाए, यानी प्राइमरी वोल्टेज को आधा किया जाए, ये V2/V1/2 कर रहा है कि प्राथमिक वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, तब आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टेज होगी, यानी सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। देखिए जैसे जब इसको आधा करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 2N2/N1 इक्वल टू, ये जब ऊपर चला जाएगा तो 2V2/V1, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो फार्मूला क्या बन गया, N2/N1 बराबर V2/V1। तो आप फार्मूला में देखें कोई चेंज हुआ, N2/N1 V2/V1, तो फार्मूला में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, ऑप्शन को पढ़िए क्या दिया है कि बी हाफ, क्या आधा हो जाएगा V2, नहीं, बी दिया नॉट चेंज, जी हाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि जब भी हम लोग इसको अगर सेकेंडरी फेरों की संख्या को दोगुना कर दें, प्राइमरी फेरों की संख्या को यानी V2 जो यहाँ पे V1 प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दें, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, 224 का राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 को पढ़िए, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इससे पीछे वाले क्वेश्चन अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 225 को पढ़िए। 225 क्या दिया, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड द ट्रांसफार्मर। तो देखिए जब भी आपसे स्कॉट कनेक्शन पूछेगा, स्कॉट कनेक्शन की बात करेगा, जब भी आपसे स्कॉट कनेक्शन की बात करेगा तो इसमें होता क्या है, स्कॉट कनेक्शन या इसी को हम लोग टीटी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, दोनों चीज याद रखिएगा। स्कॉट कनेक्शन का ही दूसरा नाम है क्या, टीटी कनेक्शन। इसका मेन काम होता है कि 3 फेज को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में, तो जब भी 3 फेज से 2 फेज में बदलाव करना होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको हमेशा ज्यादा यूज करेंगे कि इसमें 2 फेज से 3 फेज में, 2 फेज से 3 फेज यानी कम से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पे 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज दोनों ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉट कनेक्शन का मेन यही कार्य होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है कि सिंगल फेज सप्लाई इनटू द 3 फेज सप्लाई, यानी सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदलने के लिए। जो बी ऑप्शन दिया है कि सिंगल फेज सप्लाई इनटू द 2 फेज सप्लाई, यानी सिंगल फेज सप्लाई को 2 फेज में बदलने के लिए। जो सी ऑप्शन दिया है कि स्टार कनेक्टेड प्राइमरी इनटू द डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी, यानी प्राइमरी साइड को स्टार में सेकेंडरी साइड को डेल्टा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डी ऑप्शन दिया कि 3 फेज सप्लाई इनटू द 2 फेज सप्लाई, यानी 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से 225 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 पढ़िए, ठीक है। चलिए पढ़िए 226, मटेरियल यूज ऑफ द इनसाइड द ब्रीदर इन द प्रिवेंट मॉइस्चर इंटरिंग
द ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाले नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर प्रयोग किए जाने वाला मटेरियल का नाम क्या होता है? तो जो ब्रीदर के अंदर मटेरियल प्रयोग करते हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर में लोग ब्रीदर का प्रयोग करते हैं उसमें क्या मटेरियल होता है? आप वहाँ से इमेज देखिए, सिलिका जेल। जो सिलिका जेल होता है वो अब फ्रेश है तब कैसा होता है, उसमें क्या प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल प्रयोग करते हैं। जब वो फ्रेश होता है, फ्रेश होता है तो किस कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ब्लू। यानी जब नमी को सोख लेता है, यानी नमी को सोख लेता है, नमी को सोख लेता है तब क्या चीज कैसा दिखता है? वो पिंक कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? पिंक कलर का। जब वो नमी को सोख लेता है तो पिंक कलर का दिखता है, और जब वो फ्रेश रहता है तो ब्लू कलर का दिखता है। अगर आपको सिलिका जेल दोबारा प्रयोग करना है तो इसको लगभग 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। फिर उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। जो सिलिका जेल है 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम लोग गर्म करके फिर से उसका ट्रांसफार्मर की तरह से सिलिका जेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 226 का जो दिया है, ए दिया है सोडियम क्लोराइड, बी दिया है सोडियम सिलिकेट, सी ऑप्शन दिया है सिलिका जेल। तो बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? 226 का सी बिल्कुल सही होगा कि सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 227 नंबर। क्वेश्चन नंबर 227 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 227, ठीक है, इसको पढ़िए। 227 227 क्या दिया है कि नो लोड टेस्ट ऑन द ट्रांसफार्मर इज द कैर्ड आउट ऑफ द डिटरमाइन, यानी नो लोड टेस्ट की बात कर रहा था। देखिए नो लोड टेस्ट करते क्या है? नो लोड टेस्ट को समझ लीजिए। नो लोड टेस्ट, तो जब भी नो लोड टेस्ट करते हैं तो हम पहले इसका एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं छोटा सा, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गया एल बी साइड, इधर हो गया एच बी साइड। जब भी नो लोड टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब भी नो लोड टेस्ट करते हैं तो नो लोड टेस्ट और एक देखिए, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ से इसको समझ लीजिए पहले। नो लोड टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट की अभी बात करते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, नो लोड टेस्ट, इससे पहले जब हम लोग करते थे तो नो लोड करंट भी होता था। नो लोड करंट कितना होता है उसको देखिए। नो लोड करंट यानी जब करंट कोई उस पर लोड नहीं होगा तो उस पर अगर आपसे एडी करंट और हिस्टैरिसीस पूछा जाए तो क्या होगा? एडी करंट और हिस्टैरिसीस पूछा जाता क्या होगा? आयरन लॉस पूछा जाए तो क्या होगा? तो जब भी नो लोड की बात करेंगे तो नो लोड के कंडीशन में देखिए क्या होता है कि एडी करंट प्लस हिस्टैरिसीस, यानी देखिए नो लोड करंट बराबर जो होगा वो क्या होता है? IW IM प्लस IW, यानी वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के योग को कहेंगे क्या? नो लोड करंट। जैसे यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं इसको ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से जो होगा I म्यू हो जाएगा, IW यहाँ से हो जाएगा, ये वर्किंग करंट। यहाँ से जो करंट आ रही है नो लोड करंट बोलेंगे। तो इस वाले करंट को नो लोड करंट करेंगे, दो भागों में बढ़ जाती है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट। यहाँ पे इसको वाटलेस करंट भी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? वाटलेस करंट भी बोलते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा कि ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण की जाने के लिए किया जाता है। तो नो लोड टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कॉपर लॉस की करते हैं। जो बी ऑप्शन दिया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट या कॉपर लॉस करते हैं। जो सी ऑप्शन दिया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस होता है। तो देखिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड लॉस होता है, इसकी बात करते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस यहीं से होती थी। जब नो लोड लॉस होती थी क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट होती थी। यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस बिल्कुल राइट होगा। ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि 227 का जो सी होगा क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता था कि लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर देते हैं, जिससे क्या पता चलता था? कॉपर लॉस पता चलता था। ओपन सर्किट टेस्ट करते थे उससे क्या? हाई वोल्टेज को ओपन कर देते थे, टेस्टिंग करते थे, लो वोल्टेज पर करते थे, रेटेड वोल्टेज पर करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट। यहाँ पर नो लोड करंट जो होती है लगभग ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट पूछ दिया कि अगर ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होती है, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है? तो 2 से 3% होती है। ठीक है, लेकिन यही इंडक्शन मोटर में कितना होता है? वो लगभग 30% चली जाती है। नो लोड फुल लोड करंट का कितना हो जाता है? लगभग 30% इंडक्शन मोटर में। लेकिन ट्रांसफार्मर में कितना होता है? 2 से 3% होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 228 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 228
इसको सॉल्व करिए। 228 क्या दिया है कि द बर्डेन प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर सीटी इज द स्पेसिफाई, यानी सीटी की बात कर रहा है। सीटी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। सीटी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर, यानी करंट को कम कर देता है। करंट को क्या करता है? करंट को कम करता है, यानी वोल्टेज को क्या कर देता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीटी कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? तो क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जब सीटी की हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं या सीटी का प्रयोग करते हैं, तो उस समय सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ लगा के उसको शॉर्ट कर देते हैं, अमीटर हो या वोल्टमीटर हो, किसी चीज से शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन उसको ओपन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सीटी से ऑप्शन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर में? ऑप्शन ए दिया है कि परसेंटेज ऑफ लोड करंट, जो बी दिया है कि वोल्ट एम्पियर, जो सी दिया है परसेंटेज रेशियो एरर, जो डी ऑप्शन दिया है परसेंटेज फेज एरर। तो जब भी आपसे सीटी की बात करेगा तो सीटी क्या है? एक करंट ट्रांसफार्मर ही है। ट्रांसफार्मर की यूनिट क्या होगी? VA, यानी बड़ा यूनिट लेंगे तो KVA, इससे भी बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? MVA। तो VA में क्या बढ़ती? ऑप्शन बी को पढ़िए, वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 228 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 229 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 229 को पढ़िए। 229 क्या लिखा है? करा एक ट्रांसफार्मर ये जो यूज टू, यानी ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के लिए एक ट्रांसफार्मर यूज टू, ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन दिया स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। एसी सप्लाई पर चलता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। बी क्या दिया? स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए तो करते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई के लिए नहीं करते हैं। अगर हम लोग डीसी सप्लाई दे देंगे तो ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? स्टेप अप के लिए हो जाएगा, स्टेप डाउन के लिए हो जाएगा, स्टेप डाउन के लिए हो जाता है, एसी सप्लाई पर काम करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया है वो क्या क्या? अगर डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को दे देंगे, डीसी सप्लाई देने से क्या हो जाएगा? डीसी सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, यानी जल जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अगर डीसी सप्लाई अगर गलती से भी ट्रांसफार्मर को दे देते तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 229 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 को पढ़िए। 230 को क्वेश्चन को पढ़िए। करा इन ए ट्रांसफार्मर विद द चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर में अगर फ्रीक्वेंसी के बदलाव के साथ साथ क्या होगा? तो देखिए जब ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी के बदलाव करेंगे तो उस समय क्या क्या होगा, उसके लिए थोड़ा देखिए ट्रांसफार्मर तो फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है, न तो पावर को बदलता है। आपको ये चीजें पता है कि ट्रांसफार्मर जो है न तो फ्रीक्वेंसी को बदलता है, न तो पावर को बदलता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन ए ट्रांसफार्मर विद द चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यदि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का बदलाव होता है तो होता क्या है? देखिए आपको हमने फार्मूला बताया था ईडी करंट का और हिस्टैरिसीस करंट का। ईडी करंट का फार्मूला क्या था? ये कांस्टेंट हो जाएगा Bm के पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। हिस्टैरिसीस क्लास का क्या था? कांस्टेंट हो जाएगा Bm के पावर 1.6, F हो जाएगा और इसके बाद V हो जाएगा। यहाँ पे थिकनेस T है, यानी थिकनेस नहीं होगा। तो जब भी इसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज करेंगे तो देखिए ईडी करंट हिस्टैरिसीस यानी ट्रांसफार्मर के लॉसेस से ही है। और ये दोनों ईडी करंट जो होती है आयरन लॉस कर सकते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस। कोर लॉस इसी का दो रूप है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस, ठीक है। ईडी करंट हिस्टैरिसीस इसी का रूप है। तो ईडी करंट हिस्टैरिसीस दोनों यही का है। लेकिन कॉपर लॉस का क्या होता है? कॉपर लॉस का क्या होता है फार्मूला? I स्क्वायर आर होता है। यानी आप जब भी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं तो आयरन लॉस चेंज हो सकता है, कॉपर लॉस चेंज हो सकता है। लेकिन क्या आपको इसमें कोई में फ्रीक्वेंसी दिख रहा है? नहीं। तो इसमें कॉपर लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉपर लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन हम लोग क्या थे कि संरक्षण यानी सीटी के बोलिए तो कर लिए। ट्रांसफार्मर में यूज टू स्टेप अप के लिए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर थे इन ए ट्रांसफार्मर विद द चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल 230 नंबर पे है। क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 230 नंबर पे 230 में क्या अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बदलाव करेंगे तो ऑप्शन को पढ़िए क्या दिया है? कॉपर लॉस इंक्रीज, यानी कॉपर लॉस बढ़ जाएगी, कॉपर लॉस बढ़ेगी, इस पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। कॉपर लॉस कहां से बढ़ेगी? बी ऑप्शन दिया है कि कॉपर लॉस डिक्रीज, यानी कॉपर लॉस कम हो जाएगी, इस पे भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया है कि कॉपर लॉस रिमेन अनचेंज, यानी अनचेंज, तांबे की क्षति अपरिवर्तित रहेगी, कॉपर लॉस से इस पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। यहाँ से बी जो सी ऑप्शन रहेगा 230 का क्या होगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 231 नंबर, 231 को पढ़िए, 231 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब बताइए कि कौन सा राइट हो रहा है। तो 231 नंबर क्या दिया है कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से, यानी ट्रांसफार्मर निम्न पर परिवर्तित होने पर न्यूनतम प्रभावित होगा। ट्रांसफार्मर में क्या परिवर्तित, द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज द लीस्ट द अफेक्टेड ऑफ द चेंज द फ्रीक्वेंसी एट, यानी ट्रांसफार्मर के निम्न पर परिवर्तित होने पर क्या न्यूनतम प्रभावित होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। तो जब भी ट्रांसफार्मर में अगर चेंज करेंगे, ट्रांसफार्मर के निम्न यानी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें कोई ज्यादा नहीं होता, ये यूनिटी पावर फैक्टर पे ही रह जाएगा। किस पे रह जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे ही रह जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 231 का क्या हो जाएगा, जो यूनिटी पावर फैक्टर किसमें दिया, सी दिया है, तो सी इसका राइट हो जाएगा कि जब भी ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होता तो वह यूनिटी पावर यानी यूनिटी पावर फैक्टर पे ही रह जाता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 232 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 232 को पढ़िए, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 232 को पढ़िए। 232 क्या दे रखा है, 232 दिया है कि द एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर ऑकर्स, यानी ट्रांसफार्मर में भंवरधानी हानि निम्न होती है, यानी ट्रांसफार्मर में भंवरधारा हानि यानी कह रहा है कि द एडी करंट लॉसेज इज द ट्रांसफार्मर करंट, यानी देखिए जो एडी करंट लॉसेस होती है हमेशा किस में होती है, एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते थे, लेमिनेट करते थे। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते थे, सिलिकॉन स्टील मिलाते थे। अगर आपसे इसमें दिया है कि होता है किसमें कम होती है, यानी धारा हानि होती है, निम्न होती है, किसमें कम होगी, प्राइमरी वाइंडिंग में, जो बी ऑप्शन दिया है कि कोर में, और जो सी ऑप्शन दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी। तो ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा हानि निम्न होती है किसमें होगी, कोर में होती है, उसके किसमें होगा, कोर में होगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 232 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 232 का किसमें हो जाएगा, कोर में वो लॉसेस होती है, कोर में लॉसेस जो होगा एडी करंट लॉसेस होगी, यानी उसमें लेमिनेट करते हैं ना, तो लेमिनेट करने की वजह से ही इसमें होती है। 232 का बी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ से एडी करंट हिस्टेरिसिस का फार्मूला भी अभी आपको याद करवाए थे कि याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपको लिए अच्छा होगा। हमेशा जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका तुरंत फार्मूला लिखिए। क्या है फार्मूला एडी करंट का, तुरंत बताइए आप। कांस्टेंट हो जाएगा bm स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। हिस्टेरिसिस लॉस का तुरंत लिखिए, कांस्टेंट हो जाएगा bm के पावर 1.6, f हो जाएगा, यहाँ से t नहीं होगा, v इंटू टी, यहाँ से t थिकनेस नहीं होता है। हमेशा आपको हम लिख कर काटते हैं इसलिए कि आपको याद रहे कि इसमें थिकनेस नहीं होता है। ठीक है, एडी करंट और हिस्टेरिसिस का दोनों को मिला के क्या आयरन या कोर था, और कॉपर लॉस दूसरा I स्क्वायर R था। इस चीज को याद रखिएगा। तो 232 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 को पढ़िए, 233 पढ़िए। पावर फैक्टर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपाउंड ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक की शक्ति गुणक होती है। चुंबकीय घटक, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक शक्ति गुणक होती है, कितना होता है, यूनिटी होता है, 0.8 लैगिंग होगा, ऑलवेज लीडिंग होगा, डी ऑप्शन दिया है कि लीडिंग होगा। तो पावर फैक्टर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा सा, इसके बाद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 233, एक ग्राफ हम लोग छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं तो क्या रखते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ पे जो रखते हैं वर्किंग करंट, इसके बीच का जो हम लोग निकालते हैं तो ये था हमारा क्या, नो लोड करंट। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे ये हो गया नो लोड करंट, रिजल्टेंट इसका नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्किंग करंट। ऑप्शन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब भी देखिए इसके बीच का एंगल हम लोग कितना लेते हैं, 75 से 90 रखा जाता है। इसके बीच का एंगल कितना लेते हैं, 75 से 90 रखा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, कह रहा है कि यूनिटी, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक शक्ति गुणक होता है, यानी कितना होता है। तो चुंबकीय घटक पावर फैक्टर पूछ रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, पावर फैक्टर cos फाई को बोलते हैं, cos फाई को बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपसे ये बोला है कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक शक्ति गुणक होता है, तो जब मैग्नेटाइजिंग की बात कर रहा है तो मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है कि जब पावर फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 75 से 90, यानी cos फाई की वैल्यू कितना रख लेते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू लिखेंगे cos 90। cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90
की वैल्यू कितना होगा, 0 होता है। तो यहाँ से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी में 0 दिया है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 233 का डी, यानी इसका एंगल जो 75 से 90 डिग्री रखते हैं, अगर पावर फैक्टर cos फाई होता है, cos फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 0 रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका पावर फैक्टर क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 234 को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 234 234 क्वेश्चन नंबर 234 यानी 234 नंबर को पढ़िए। करा ए पल्स ट्रांसफार्मर यूज, एक स्पंद ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में प्रयोग करते हैं, यानी पल्स ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। स्पंद ट्रांसफार्मर क्या होता है कि पल्स ट्रांसफार्मर जो होता है, आपको यहाँ से इमेज भी देखे कि जिस तरह से आपको यहाँ से ऑप्शन फेराइड को यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर यानी स्पंद ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। पल्स ट्रांसफार्मर जो होता है, इमेज साइड से देखते रहिए, ठीक है। पल्स ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। जब भी पल्स ट्रांसफार्मर होता है, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई जो फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो हमेशा किसका बनाते हैं, फेराइड का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, फेराइड का। इस चीज को याद रखिएगा, फेराइड का बनाते हैं। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेराइड कोर, यानी फेराइड कोर का बनाते हैं। इसमें कोर किसका बनाया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो कोर बनाते हैं फेराइड का बनाते हैं। तो स्पंद ट्रांसफार्मर निम्न में प्रयोग करते हैं किसका, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी का कोर बनाते हैं किसका, फेराइड का। तो ऑप्शन जो ए मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। 234 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 को पढ़िए। 235 क्या दिया कि विच इन द ट्रांसफार्मर वैरी ऑफ द सिग्निफिकेंटली विथ द लोड, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है, यानी लोड के अनुसार जो बदलती है उसको क्या कहते हैं, लोड के अनुसार बदलती है। लोड के अनुसार जो चेंज होता है उसके लिए पूछ रहा है कि जो लोड के अनुसार बदलते हैं हिस्टेरिसिस। 235 ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति है, यानी कौन सी राशि अनुसार जो अत्यधिक लोड के अनुसार बदलती है। तो लोड के अनुसार बदलती है तो वो क्या होती है, कापर लॉस बदलती है। क्या बदलती है, कापर लॉस चेंज होता है। आई स्क्वायर आर, यानी यही जो होता है लोड के अनुसार चेंज होता है कापर लॉस का, ठीक है। आयरन लॉस और एडी करंट, जो आयरन लॉस या कोर लॉस की बात करेंगे तो आयरन लॉस को एडी करंट हिस्टेरिसिस था, तो उसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, थिकनेस चेंज करेंगे, तो उस तरह से चेंजिंग और बदलता रहता है। लेकिन लोड के अनुसार अगर पूछा जाएगा, जब भी आपसे लोड की बात करेगा तो लोड में हमेशा किसके अनुसार होता है, कापर लॉस हो जाएगा। कि कापर लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर होता है, वो लोड के अनुसार चेंज हो जाता है। अभी तक हम लोग ने 235 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक इसके पीछे वाले क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखेगा। अगर आप यहाँ तक पूरे सीरीज से देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज भी करिए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो अब रिपीटेड है, जो कि इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है 235 के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने देख रहा है वीडियो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले लोको पायलट अदर एग्जाम में जो ALP और इसके बाद लोको पायलट DMRC LMRC जो विभिन्न एग्जाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।